हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्ट को भी हम देखने वाले हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जो है पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन और मौर्य काल, इन सभी चैप्टर के वीडियो आपको अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो क्लास को जरूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जो लोग हमसे अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही क्लासेस रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों। भीम कटफिसेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? शिव, विष्णु, कुबेर या गणेश? तो ध्यान दीजिएगा, भीम कटफिसेस के जो सिक्के थे उस पर भगवान शिव के जो है हिंदू देवता जो हैं उनके चित्र अंकित किए गए थे। आपको बता दें दोस्तों कि जो भीम कटफिसेस के सिक्के थे इस पर जो है शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति के साथ साथ महेश्वर की उपाधि के भी साक्ष्य मिलते हैं। किस पर दोस्तों? भीम कटफिसेस के जो सिक्के चलाए गए थे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो भीम कटफिसेस हैं इनको जो है कुषाण वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? इनको जो है दोस्तों कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ ले किसे माना जाता है तो वे भीम कटफिसेस को माना जाता है, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी दोस्तों? सर्वलोकेश्वर की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। किसकी? सर्वलोकेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, सर्वलोकेश्वर की उपाधि आपसे पूछ ली किसने धारण की थी तो भीम कटफिसेस ने सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। एक प्रश्न आप के एग्जाम में और बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था या किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे भीम कटफिसेस, इनके ही द्वारा जो है स्वर्ण मुद्रा जो है चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? कुषाण वंश के जो कटफिसेस थे इनके ही द्वारा जो है दोस्तों स्वर्ण मुद्रा चलाया गया था। क्या चलाया गया था? स्वर्ण मुद्रा प्रथम बार भारत में इन्हीं के द्वारा प्रचलन में लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुफा लेख उत्कीर्ण है? प्राकृतिक, पाली, संस्कृत या उपरोक्त में कोई नहीं? तो देखिएगा फ्रेंड, जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है इसमें जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक भाषा के साथ साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा ब्राह्मणी भी लिपि थी। कौन सी? ब्राह्मणी भी लिपि थी। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है आपके एग्जाम में यहां से कि जो ये हाथी गुफा अभिलेख है ये कहां पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा में जो है उड़ीसा में जो है दोस्तों पुरी जिले में स्थित है। कहां पे? उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों की गुफा संख्या 14 में हाथी गुफा अभिलेख स्थित है। कहां पे? गुफा संख्या 14 में जो है ये हाथी गुफा अभिलेख स्थित है। ठीक है, एक चीज और देखिएगा फ्रेंड कि हाथी गुफा जो अभिलेख है यहां से युद्धों में जहाजों का प्रयोग हुआ था ऐसा भी कुछ साक्ष्य मिलता है। कहां से? हाथी गुफा अभिलेख में। और हाथी गुफा अभिलेख में एक साक्ष्य और मिलता है कि महाराजा की उपाधि का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों वो भी कहां से मिलता है? ये भी जो है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो ये हाथी गुफा अभिलेख है इसकी खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिएगा, इसकी जो खोज है दोस्तों वो बिशप स्टालिन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? बिशप स्टालिन ने जो है इसकी खोज की थी। किसने की थी? बिशप स्टालिन ने जो है इसकी खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, किसने? बिशप स्टालिन कब किया था आपसे पूछ लिए तो
1825 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। थोड़ा माफी चाहेंगे, पेन सही से चल नहीं पा रहा है किसी कारणवश, ठीक है। तो कब किया था? 1885 में। किसने किया था? बिशप स्टालिन ने इसकी खोज की थी। ये प्रश्न बन गया आपका। और ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा पुरी में। कहां पे है? उड़ीसा पुरी में जो है उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों के बीच में। तो पहाड़ियों पे गुफा संख्या 14 है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? गुप्त, सातवाहन, कुषाण या मौखर? तो ध्यान दीजिएगा, जो शीशे के सिक्के हैं ये किसके द्वारा चलाए गए थे? सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा जो है ये सिक्के चलाए गए थे। आपको बता दें दोस्तों कि सातवाहनों के शासकों के द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। और ध्यान दीजिएगा, दक्षिण में चांदी स्रोत जो है बहुत सीमित ही था, जिसकी वजह से इन्होंने जो है शीशे के सिक्के चलाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। नंदों का, मौर्यों का, कर्णों का या शुंगों का? तो ध्यान दीजिएगा, ये मिलता है किसका दोस्तों? नंदों का। किसका मिलता है? नंदों की जानकारी मिलती है। और एक प्रश्न और यहां से बनता है कि जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, यहां से एक जानकारी और प्राप्त होती है कि महापद्मनंदन ने अपने शासनकाल के 5वें वर्ष दोस्तों तनसुली से, कहां से दोस्तों? तनसुली से जो है, तनसुली से अपनी राजधानी तक जो है इन्होंने क्या बनवाया था? नहर का निर्माण करवाया था। किसका? नहर का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है। और एक प्रश्न यहां से बनता है कि महापद्मनंदन ने अपने कलिंग विजय की सूचना भी यहीं से प्राप्त होता है, महापद्मनंदन के कलिंग विजय की सूचना, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। अभी मैंने आपको बताया कहां से मिलता है दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख से जो है प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। ए आपका सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था? कनिष्क, होविस्क, वासुदेव या मिनेंडर? इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? मिनेंडर। मिनेंडर जो है दोस्तों, ये मिनेंडर जो है ये बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर उनसे ही दीक्षा लिया था। कौन? मिनेंडर। अच्छा, मिनेंडर रहने वाला कहाँ था? इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो काबुल के सिकंदरिया के अल्सन द्वीप इनका जो है जन्म हुआ था, कालसी ग्राम में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? चोल वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश? तो ये कौन सा वंश था? शुंग वंश जो है ये हत्या करके सत्ता अपनाई थी और बाद में हत्या से ही इनकी सत्ता गंवाई गई थी। अगर और कुछ रिलेटेड बात करें इससे तो जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक विहदर्त जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, उनकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। उसके बाद जो है इन्होंने जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। और ध्यान दीजिएगा कि देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या जो है वासुदेव ने करके कर्ण वंश की स्थापना किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। किसने? जो है बृहदत्त की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना किया था? शुंग वंश की स्थापना किया था। और इनके जो अंतिम शासक थे, कौन थे अंतिम शासक? देव विभूति जो अंतिम शासक थे, इनकी हत्या वासुदेव ने करके कर्ण वंश की स्थापना किया था। उस समय क्या था? 7300 ईस्वी पूर्व। क्या था? 7300 ईस्वी पूर्व में हत्या करके वासुदेव ने जो है दोस्तों किस वंश की जो है स्थापना किया था? वासुदेव ने ये कर्ण वंश की स्थापना किया था। किसका किया था? कर्ण वंश की स्थापना किया था, ठीक है। ये फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र, अग्निमित्र, खारवेल, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र जो है ये शुंग वंश का संस्थापक था। और ध्यान दीजिएगा शुंग वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और उसकी जो इन्होंने जो है जो पुष्यमित्र है, इन्होंने सेनापति की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? सेनापति की उपाधि धारण की थी।
सेनापति का उपाधि आपसे पूछ ले कि किसने धारण किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है। दिव्यावधान में जानकारी मिलती है कि इनके पिता का नाम क्या था, पुष्यधर्म था। दिव्यावधान में जानकारी क्या मिलती है कि इनके पिता का नाम पुष्यधर्म था। और वाण भट्ट के हर्ष चरित्र में इनको अनार्य कहा गया है। ये भी आपसे पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग को अनार्य की जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है, तो वाण भट्ट के हर्ष चरित्र में इनको पुष्यमित्र कहा गया है। और कालिदास के में जो है अग्निमित्र के नाम से इन्हें जाना गया है। कालिदास ने इन्हें जो है पुष्यमित्र को अग्निमित्र के नाम से जाना गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2 अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न करवाए थे, समुद्रगुप्त, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग, स्कंदगुप्त। तो 2 अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों कहाँ से मिलती है, पुष्यमित्र शुंग से मिलती है। कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसकी जानकारी छठी पीढ़ी, इनके छठी पीढ़ी के धनदेव का अयोध्या अभिलेख से मिलता है। धनदेव कौन है, तो ये पुष्यमित्र शुंग के ही वंशज हैं। ठीक है। इनके अयोध्या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अच्छा, और कहां से इसकी जानकारी मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कालिदास की जो है दोस्तों मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। कहां से मिलती है, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम से भी इसकी जानकारी मिलती है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले एक प्रश्न और अगले प्रश्न से बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे इनमें पुरोहित कौन था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया था इसमें जो पुरोहित थे वो कौन थे, पतंजलि है। कौन थे, पतंजलि। और इसकी जानकारी पतंजलि ने अपने महाभाष्य से में दिया है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। महाभाष्य के रचनाकार कौन थे, तो महाभाष्य के रचनाकार अभी मैंने आपको बताया कि कौन थे, पतंजलि थे। कौन थे महाभाष्य के रचनाकार, पतंजलि जो है महाभाष्य के रचनाकार थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, मनुस्मृति की रचना किस राजवंश के शासक ने हुई थी। तो मनुस्मृति की जो रचना है वो शुंग वंश के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, शुंग वंश के शासनकाल में जो है मनुस्मृति की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी, मनुस्मृति की रचना शुंग वंश के शासनकाल में हुई थी। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए फ्रेंड, देखिएगा कि जो मनुस्मृति है इसे जो है विधि विषयक ग्रंथ भी माना जाता है। साथ ही साथ ये मानव धर्म शास्त्र भी इसे कहा गया है। किसे, मनुस्मृति को क्या कहा गया है दोस्तों, मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, मानव धर्म शास्त्र। किसे कहा गया है, मनुस्मृति को जो है मानव धर्म शास्त्र भी कहा गया है। ठीक है। मानव धर्म शास्त्र किसे कहा गया है, मनुस्मृति को कहा गया है। और इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा NB हेलहेक ने किया था। किसने किया था, NB हेलहेक ने इसकी क्या किया था दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, NB हेलहेक ने किया था। ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति में कुल 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है। कितनी दोस्तों, 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है। कहां पे, मनुस्मृति में। कहां मिलता है, मनुस्मृति में जो है 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख भी मिलता है। और इसी मनुस्मृति में विधवाओं के लिए मुंडन प्रथा का उल्लेख मिलता है। कहां पे, मनुस्मृति में। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम में काफी बार ट्रेंडिंग हुआ है, पूछा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमणकारी का उल्लेख है और यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। तो इसकी जो जानकारी है दोस्तों कहां से प्राप्त होती है, इसकी जो जानकारी है वो गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, गार्गी संहिता से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बट और इसके बारे में अगर आपको कुछ पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो गार्गी संहिता में जो है यूनानी आक्रमणकारियों की उल्लेख मिलता है। साथ साथ 3 अन्य भी ग्रंथों में मिलता है। एक गार्गी संहिता मैंने आपको बताया, और कालिदास के जो है मालिका अग्निमित्रम में मिलता है, और पतंजलि के महाभाष्य में भी इसकी जानकारी मिलती है। और गार्गी संहिता में दोस्तों युग पुराण अध्याय में बताया गया है कि यवन, साकेत, पंचाल तथा मथुरा जीतते हुए कुसुम ध्वज जो है यानी पाटलिपुत्र तक ये आ पहुंचे थे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर
बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आपको बता दें दोस्तों कि अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी के दाएं किनारे पर हराया था, और ये वसुमित्र कौन है? तो ये पुष्यमित्र के सेनापति थे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है अग्निमित्र जो है शासक बना था। कौन बना था? अग्निमित्र जो है शासन बना था पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है। कौन बना था दोस्तों? अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक था? मौर्य, कर्ण, शुंग या सातवाहन? तो ध्यान दीजिएगा, ये किसके साथ था? सातवाहन। आपको बता दें दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। ठीक है, सातवाहनों की जो प्रमुख विशेषता थी दोस्तों वो क्या था कि ये अपने नाम के पहले जो है अपनी माता का नाम लगाते थे। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमामी, यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, ये अपने नाम से पहले क्या करते थे कि ये अपनी माता का नाम लगाते थे। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सातवाहन काल का जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक जो माना गया है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी माना गया है। कौन माना गया है? गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन का जो है सबसे श्रेष्ठ शासक माना गया है। आपको बता दें, इनका जो शासन काल था वो कितना, कब से कब तक था? वो 80 से 104 ईसा पूर्व था, ईसा था। कब से? 80 से 104 ईसा था। ठीक है, इनका शासनकाल था। और गौतमी सतकर्णी की अगर बात करें दोस्तों तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? नासिक प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? इनके बारे में जो जानकारी मिलती है कि सर्वश्रेष्ठ शासन कौन था सातवाहन काल का, तो ये गौतमी पुत्र हैं। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मैंने आपको बताया कि नासिक की प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश, सातवाहन वंश, सतकर्ण वंश या पुष्यभूम वंश? तो ये सातवाहन वंश के थे। किस वंश के दोस्तों? मैंने अभी बताया आपको, ये सातवाहन वंश के थे। किस वंश के थे? तो ये सातवाहन वंश के थे। आपको बता दें, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। मैंने आपको कई बार बताया। और ध्यान दीजिएगा, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मैंने ये भी बताया कि नासिक प्रशस्ति से इसका उल्लेख मिलता है कि गौतमी सतकर्णी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक माने गए हैं सातवाहन वंश के। एक जानकारी और आपको बता दें दोस्तों, देखिएगा कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो घोड़े थे वो तीनों समुद्रों की जो है जल को पिए थे, यानी पानी को पिए थे। कौन कौन सा? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब महासागर। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है, पता चलता है कि दोस्तों कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो अधीनता था वो इन इलाकों तक पहुंच चुका था। कहां कहां तक? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर तक जो है इनका ये क्षेत्र माना गया है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, गौतमी सतकर्णी ने जो है नासिक में एक नगर की भी स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था? वेड़ाकटक नाम रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। गिरनार शिलालेख संबंधित है रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रसेन प्रथम से, रुद्रदामन से या खारवेल से? तो ध्यान दीजिएगा, गिरनार शिलालेख जो संबंधित है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो रुद्रदामन से संबंधित है। किससे? रुद्रदामन से संबंधित है। आपको बता दें, ये गिरनार शिलालेख कहाँ स्थित है? जूनागढ़ में। और जूनागढ़ कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, और एक चीज और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो गिरनार शिलालेख में जो है जूनागढ़ को जो है गिरी नगर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? गिरी नगर के नाम से जाना जाता था। गिरी नगर के नाम से आपसे पूछ ले किससे जाना जाता था, तो ये जाना जाता था किसे? जो है जूनागढ़ को। और जूनागढ़ पर जो है दोस्तों कुल 3 शासकों ने के अभिलेख के साक्ष्य मिलते हैं, यानी यहाँ पे जो अभिलेख हैं वो 3 शासकों के समय के हैं, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। परंतु ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिरनार शिलालेख में जो है उल्लिखित है कि कुल यहाँ पे 4 शासकों ने शासन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों। किस शासन के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे? तो कौन आया था दोस्तों? गोंडो फर्नीस जो है ये भारत आए थे, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ?
ए के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे दोस्तों? ए के साथ जो है कॉर्नो फर्नीस जो है सेंट थॉमस नामक ईसाई जो है भारत आए थे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट की अगर हम बात करें तो पार्शियन या कह सकते हैं पल्लव वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक गोर्नो फर्नीस के शासनकाल में, यानी इनका शासनकाल क्या था आपसे पूछ रहे तो 20 से 41 ईस्वी था। ठीक है, इनके समय में जो है ये गोर्नो फर्नीस के समय में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत आए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? तो सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इंडो ग्रीक यानी हम कह सकते हैं कोषाण वंश के द्वारा चलाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, सी के साथ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत में प्राचीन सिक्कों का अभिलेख नहीं है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के डलवाए थे, ये भी सही है। और गुप्त शासकों में रुपया नामक चांदी के सिक्के ढलाए गए थे, ये भी सही है। भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया था, ये आपका गलत है। ऊपर की तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो आपका चौथा ऑप्शन है ये आपका असत्य है। यानी हम जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये आपका असत्य है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें ये जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।